गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो बच्चे, लास्ट टॉपिक पे आते हैं। आपके चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। हेडिंग है वैलिडिटी ऑफ एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। मैं आपको एक रीडिंग करवा दूं बेटा, फिर मैं आपको समझाना शुरू करता हूं। देखो, द जनरल रूल इज दैट एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज void ex nudo pacto non auditor actio. In other words, नो कंसिडरेशन मतलब नो कॉन्ट्रैक्ट। चलो बेटा समझना शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ बेटा लिखोगे, इंपॉर्टेंट जरा टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं मैं। टॉपिक की हेडिंग है, लिखो वैलिडिटी ऑफ एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। वैलिडिटी ऑफ एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। हेडिंग लिख लो बेटा, वैलिडिटी ऑफ एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। अब मेरी बात जरा बेटा ध्यान से सुनना। बेटा सबसे पहले ये समझो, जो लॉ है वो क्या कहता है। बेटा लॉ कहता है नो कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन मतलब बेटा नो कॉन्ट्रैक्ट। यानी बेटा कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कंसिडरेशन का होना अति आवश्यक है। बिना कंसिडरेशन के बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता। तो अगर कंसिडरेशन नहीं है मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बेटा। विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के बिना अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। अच्छा एक बात और, एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज void। तो बात ठीक हुई बेटा। बिना कंसिडरेशन के कोई अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है, वो बेटा void होता है। नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ विदाउट एनी लीगल अफेक्ट्स। तो ये बात बच्चे दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो। बिना कंसिडरेशन के अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। नो कंसिडरेशन मतलब नो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कंसिडरेशन का होना अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। अब बच्चे ये जो मैंने लाइन लिखी है ना, एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज void, इसके साथ बेटा एक लैटिन वर्ड भी रिलेटेड है, बिल्कुल याद रखोगे ये, एक्स न्यूडो पैक्टो नॉन ऑडिटर एक्शियो। मतलब एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज void। बात समझ आई बच्चे? ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा बोलता हूं फिर आगे पढ़ना शुरू करते हैं। बेटा हमारा लॉ क्या कहता है, अगर कंसिडरेशन नहीं है समझो बेटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए बेटा कंसिडरेशन का होना अति आवश्यक है। बिना कंसिडरेशन के अग्रीमेंट बच्चे void हो जाता है। इट इज नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इट इज विदाउट एनी लीगल अफेक्ट्स। ठीक है बेटा, ये लैटिन जो मैंने टर्म बताई है ये याद रखना, क्योंकि ना हो सकता है बेटा कई बार एग्जाम्स में ऐसे आ जाता है, एक्स न्यूडो पैक्टो नॉन ऑडिटर एक्शियो और आगे लिखा होगा कमेंट। तो समझ जाना एक्स न्यूडो पैक्टो नॉन ऑडिटर एक्शियो का क्या मतलब है। एन एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज void।
ठीक है, बिना कंसिडरेशन के कोई भी अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। ठीक है बच्चे, कॉपी कर लिया सबने। अब बेटा मैं आपको कराऊंगा, ध्यान से सुनना, मैं आपको कराऊंगा इस रूल के एक्सेप्शंस। मैं आपको इस रूल के बेटा क्या कराऊंगा, एक्सेप्शंस। तो मुझे बताओ कि इन एक्सेप्शंस में बेटा क्या होगा। इन एक्सेप्शंस में ऑल्दो देयर इज नो कंसिडरेशन, फिर भी बेटा इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा, वॉइड नहीं होगा। तो मैंने रूल, पहले जनरल रूल याद रखो। जनरल रूल क्या है, बिना कंसिडरेशन के अग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। अब मैं आपको इस रूल के क्या कराऊंगा, एक्सेप्शंस। मतलब इन केसेस में, जो मैं केसेस अभी आगे डिस्कस करूंगा आपसे, इन केसेस में ऑल्दो देयर इज नो कंसिडरेशन, फिर भी बेटा अग्रीमेंट को वॉइड नहीं माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, ऑल्दो देयर इज नो कंसिडरेशन। तो इसके आगे लिखना चाहते हो तो बेटा लिख लो, इन द फॉलोइंग cases, comma, although in the following cases, although there is no consideration, although there is no consideration, still the contract, still the contract will be, will be, will be treated as valid. तो ऑल्दो बेटा कंसिडरेशन नहीं है इन केसेस में, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बचे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, करना शुरू करें। वो कौन से केसेस हैं जहां पर ऑल्दो देयर इज नो कंसिडरेशन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाता है बेटा। पहला केस है इसमें नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ठीक है बेटा, आओ एक रीडिंग मारते हैं, फिर मैं आपको बच्चे एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। ये देखो एक्सेप्शंस। पहला है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। देखो क्या कह रहा है, कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड, द अग्रीमेंट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं बेटा, फिर समझाऊंगा। पार्टीज मस्ट स्टैंड in near relation to each other, it must be in writing, it must be registered under the law. If the above conditions are satisfied, then an agreement made even without consideration is valid. मैं आपको समझाता हूं बेटा, देखो बेटा ध्यान से। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा। बेटा हस्बैंड है, हस्बैंड है और वाइफ है। सुनो बेटा, बेटा अब जो ये हस्बैंड था ना, इसने अपनी वाइफ से बेटा एक प्रॉमिस किया। इसने अपनी वाइफ से एक प्रॉमिस किया। क्या प्रॉमिस, आई विल पे यू ₹10,000 पर मंथ फॉर योर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें हर महीने 10,000 रुपए दूंगा। किस चीज के लिए, फॉर योर
household expenses. I will pay you rupees 10,000 per month for your household expenses. लो बेटा, कॉपी करो इसे, फिर मैं आपको बेटा समझाना शुरू करता हूं। बेटा ध्यान से जरा। अच्छा, मुझे ना एक बात का बेटा जवाब देना, हस्बैंड वाइफ को क्या दे रहा है? 10,000 रुपए पर मंथ दे रहा है बेटा। मुझे बताओ, इन रिटर्न, बदले में हस्बैंड को बेटा वाइफ से क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। वाइफ थोड़ी ना कुछ दे रही है। मतलब बेटा एक कंक्लूजन जो इस एग्जाम्पल को देख के आया मेरे समझ में, वो क्या है? देयर इज नो कंसिडरेशन। भाई कंसिडरेशन क्या होता है? क्विड प्रोक्यो, मतलब समथिंग इन रिटर्न, दैट इज समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ तो दो। अब बताओ, वाइफ हस्बैंड को बेटा बदले में कुछ भी नहीं दे रही है, तो मतलब देयर इज नो कंसिडरेशन। बात समझ आई? अच्छा, लेकिन बेटा ऑल्दो देयर इज नो कंसिडरेशन, फिर भी बेटा इसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा बेटा। ऑल्दो देयर इज नो कंसिडरेशन, फिर भी इसे क्या माना जाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन बेटा अगर आपको इसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानना है ना, तो बेटा उसके लिए ना चार शर्तों का सेटिस्फाई होना बेटा जरूरी है। प्रोवाइडेड 4 conditions, provided 4 conditions are satisfied। तो अगर आपको इसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानना है तो बच्चे 4 शर्तों का सेटिस्फाई होना जरूरी है। कितनी शर्तों का? 4 शर्तों का। 4 शर्तों का सेटिस्फाई होना जरूरी है। कॉपी कर लो बेटा, फिर कराता हूं आपको। सर कौन सी है वो 4 शर्तें? पहली शर्त है, देयर must be natural love and affection। पहला है देयर मस्ट बी नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सर थोड़ा सा समझा दो, मतलब क्लियर नहीं हुआ। बेटा देखते हैं। बेटा उन्होंने कहा हस्बैंड और वाइफ के बीच में ना, हस्बैंड और वाइफ के बीच में लव और अफेक्शन होना चाहिए बेटा। बिना लव और अफेक्शन के ना बेटा हम इन अग्रीमेंट्स को वैलिड करार नहीं दे सकते। तो लॉ एक बात साफ कह रहा है, जो दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं उनके बीच में लव और अफेक्शन का रिश्ता होना जरूरी है। दोनों के बीच में लव और अफेक्शन होना चाहिए। जब तक लव और अफेक्शन नहीं होगा ना दोनों पार्टीज के बीच में, हम इसे वैलिड नहीं करार कर सकते। एक बात और है, वो लव और अफेक्शन बेटा नेचुरल होता है। एक एक वर्ड का बेटा मीनिंग होता है लॉ में। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल? नेचुरल का मतलब होता है वो लव और अफेक्शन आर्टिफिशियल बेटा नहीं होना चाहिए। क्या मतलब हुआ? वो लव और अफेक्शन बनावटी, वो लव और अफेक्शन बनावटी, नहीं होना चाहिए बेटा। दिखावा नहीं होना चाहिए। मतलब पता है, ऐसा ना हो कि आप अंदर खाने तो आप एक दूसरे के जान के दुश्मन हो, एक दूसरे के खून के प्यासे हो, और बाहर बाहर से आप दुनिया को ये दिखा रहे हो कि नहीं हमारे बीच में तो लव और अफेक्शन है। नहीं,
लव और अफेक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आर्टिफिशियल हो, दिखावा हो, बनावटी नहीं होना चाहिए। दिल से दिल से आप दोनों के बीच में लव और अफेक्शन का रिश्ता बेटा होना चाहिए। अगर लव और अफेक्शन है ना, तो बेटा हम इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मान सकते हैं। लेकिन अगर लव और अफेक्शन नहीं है तो हम इसे आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे बेटे। तो बात क्लियर हुई। पहली शर्त क्या है? दोनों पार्टीज के बीच में लव और अफेक्शन होना चाहिए, और वो लव और अफेक्शन नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल मतलब इट शुड नॉट बी आर्टिफिशियल, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो घर में तो आप एक दूसरे के खून के प्यासे हो, और बाहर दुनिया के सामने आप दिखाते हो कि आप दोनों को एक दूसरे की बहुत परवाह है। नहीं, दिखावा नहीं होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए। अंदर से, दोनों के अंदर से बेटा लव और अफेक्शन की फीलिंग एक दूसरे के लिए आनी चाहिए। ये पहला है। अच्छा, सेकंड क्या है? दे मस्ट स्टैंड इन नियर रिलेशन टू ईच अदर। दे मस्ट स्टैंड इन नियर रिलेशन टू ईच अदर। अब बेटा ये जो क्या कहा है उन्होंने, जरा एक बार पढ़ना, फिर थोड़ा समझाता हूं। दे मस्ट स्टैंड इन नियर रिलेशन टू ईच अदर मतलब ना, दोनों के बीच में जो रिश्ता है ना, वो बहुत एक क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए बेटा। अच्छा मुझे अपने आप बताओ बेटे, अपने आप मुझे अपने आप बताओ, क्या कहते हो, आपके क्लोज रिलेशन में कौन कौन होते हैं? आपके बेटा पेरेंट्स आपके क्लोज रिलेशन में है, आपके ब्रदर्स सिस्टर्स यानी आपके सिबलिंग्स वो आपके क्लोज रिलेशन में है, ठीक है। आपकी वाइफ, वो आपके वाइफ या हस्बैंड वो आपके क्लोज रिलेशन में है। तो बेटा जनरली पता है, क्लोज रिलेशन वाले दो रिश्ते होते हैं बेटा। एक तो बेटा जो ब्लड रिलेशंस होते हैं, ब्लड रिलेशंस, उन्हें बेटा क्लोज माना जाता है। जैसे पेरेंट्स हो गए, ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गई, ये ब्लड रिलेशन से, इन्हें क्लोज रिलेशन माना जाता है। और दूसरा क्लोज रिलेशन होता है बेटा रिलेशन बाय मैरिज। मतलब आपकी वाइफ, आपका फादर इन लॉ, आपकी मदर इन लॉ, आपका ब्रदर इन लॉ, आपकी सिस्टर इन लॉ, इनको बेटा क्लोज रिलेशन माना जाता है। तो याद रखना, दोनों पार्टीज के बीच में क्लोज रिलेशन होना चाहिए। अब चाहे वो रिलेशन ब्लड रिलेशन हो या वो रिलेशन बाय मैरिज हो। हमारे वाले एग्जांपल में हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो रिलेशन है दैट इज अ रिलेशन बाय मैरिज, तो क्लोज रिलेशन है ना बेटा। तो ब्लड रिलेशन में लिख लो, जैसे पेरेंट्स हो गए, आपके सिबलिंग्स हो गए, ठीक है। अच्छा, मैरिज रिलेशन बाय मैरिज में जैसे वाइफ हो गई, आपके इन लॉज हो गए, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये आपके इन लॉज हो गए। तो रिश्ता बहुत नजदीक का होना चाहिए। इट मस्ट बी अ क्लोज रिलेशन, इट मस्ट बी अ क्लोज रिलेशन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए रिश्ता कि आपने अपने फादर के ब्रदर के ताऊ के चाचा के भाई के साथ रिश्ता किया है, तो ये तो बेटा बहुत दूर का रिश्ता हो गया ना। दूर का रिश्ता है तो उसे हम वैलिड मान नहीं सकते। हाँ, नजदीक का रिश्ता एक क्लोज रिलेशनशिप है तो हम उसे वैलिड मान सकते हैं। ये आपकी बेटा दूसरी शर्त आ गई, कॉपी करो, फिर हम आगे चलते हैं। बेटा थर्ड और फोर्थ तो खैर सिंपल है। थर्ड क्या है? हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो अग्रीमेंट है ना, वो राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है, लिखित होना चाहिए। ओरल है तो उसे वैलिड नहीं माना जाएगा बेटा, तो लिखित में होना जरूरी है। और बेटा फोर्थ, आपको उसे ना
रजिस्टर करवाना पड़ेगा बेटा। कोर्ट में जाके आपको उसे क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्टर। मतलब आप सुनो, ध्यान से सुनना। हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस करा कि मैं तुम्हें हर महीने तुम्हारे घर खर्च के लिए 10,000 रुपीज दूंगा। तो अगर वाइफ को बेटा लॉ की थोड़ी बहुत नॉलेज है ना, तो वाइफ पता क्या कहेगी, मुझे आपके ऊपर एक रत्ती भर भी विश्वास नहीं है, रत्ती भर भी। आज बोला है, कल मुखर जाओगे। आप एक काम करो, आप एक स्टैम्प पेपर लाओ कोर्ट से, ठीक है। स्टैम्प पेपर पे लिखवाओ, ठीक है, कि यू प्रॉमिस मी टू पे ₹10,000 पर मंथ फॉर माई हाउस होल्ड एक्सपेंसिस। नीचे आएगा हम दोनों का सिग्नेचर, विटनेसेस के लेंगे साइन, और फिर कोर्ट में उसे क्या करवाएंगे, रजिस्टर। अगर ये सब करते हो तो बेटा अग्रीमेंट को क्या माना जा सकता है, वैलिड। तो यानी याद रखना, अग्रीमेंट रिटन होना चाहिए एंड इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, मतलब स्टैम्प पेपर पे हुआ होना चाहिए। बात बताओ सबको क्लियर हुई? अगर बच्चे ये चार शर्तें सेटिस्फाई होती हैं, अगर ये चार शर्तें सेटिस्फाई होती हैं, तब तो बेटा उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा, नहीं तो बेटा उसे वैलिड नहीं माना जाएगा। बात समझ आई बेटा? अगर ये चार शर्तें सेटिस्फाई होती हैं तो बच्चे उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा, वैलिड, नहीं तो वो वॉइड होगा बेटा। लो बच्चे कॉपी कर लो, हमारा फर्स्ट पॉइंट खत्म हुआ। याद हुए चारों पॉइंट्स? मुझे एक बात बता दो, जनरल रूल क्या है? नो कंसिडरेशन माने नो कॉन्ट्रैक्ट, एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कंसिडरेशन का होना अति आवश्यक है, बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जा सकता। मैंने आपको इस रूल का क्या पढ़ाया, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अगर चार शर्तें सेटिस्फाई हो जाएं तो बेटा याद रखना कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। कौन सा? पार्टीज के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, क्लोज रिलेशनशिप होनी चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। चारों शर्तें सेटिस्फाई हैं तो उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा, इवन दो देयर इज नो कंसिडरेशन। लो बेटा कॉपी करो इसे, फिर हम आगे चलते हैं। कर लिया बेटा कॉपी? चलो अब पढ़ोगे ना आप, तो अब आपको आइडिया पूरा लग जाएगा बेटा। देखो, कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड क्या है? पहली, दोनों पार्टीज के बीच में लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, और वो भी नेचुरल होना चाहिए। इट शुड नॉट बी आर्टिफिशियल, दिखावा, बनावटी नहीं होना चाहिए। दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और अंदर खाने कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टीज के बीच में नियर रिलेशन होना चाहिए, नियर मतलब क्लोज रिश्ता होना चाहिए। और जनरली दो रिश्तों को बेटा क्लोज माना जाता है, ब्लड रिलेशन और रिलेशन बाय मैरिज। फिर राइटिंग में होना चाहिए और बेटा रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर चारों शर्तें सेटिस्फाई होती हैं तो एग्रीमेंट मेड इवन विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड। तो अग्रीमेंट को वैलिड माना जाएगा ऑल्दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है बच्चे, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ सबको। चलें अगला केस करें। यह आपका बच्चे फर्स्ट पॉइंट हमारा कवर होता है। अच्छा, सेकंड है बेटा, ये भी थोड़ा समझना बेटा, कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। मैं आपको समझाता हूं बेटा, ध्यान से आओ मेरे साथ साथ सेकंड पॉइंट पे ध्यान से बेटा, समझने वाला है थोड़ा। बी पॉइंट, कॉम्पनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। चलो बेटा एग्जांपल से समझेंगे ये भी। देखो,
और बी। बेटा हुआ क्या, ध्यान से जरा सुनना। बेटा जो बी था ना, जो बी था उसका एक गोडाउन था, उसका एक गोडाउन था जिसमें ना उसका काफी सारा बेटा स्टॉक रखा हुआ था। तो बी का एक गोडाउन था जिसमें काफी सारा क्या रखा हुआ था बेटा, स्टॉक रखा हुआ था। ठीक है, अब हुआ क्या, सुनो अब हुआ क्या। बेटा बी के गोडाउन में लग गई आग, बी के गोडाउन में लग गई आग। ठीक है, रात को 12 बजे के आसपास। अब सुनना बेटा, बी तो सो रहा था, बी को बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे गोडाउन में कोई आग उग लगी है। वहां से ना उसका फ्रेंड गुजर रहा था ए, ये है आपका 20 फ्रेंड, 20 फ्रेंड। तो गोडाउन के सामने से ए गुजर रहा था, उसने देखा कि बी के गोडाउन में बच्चे क्या लग चुकी है, फायर लग चुकी है। ठीक है, बना लो जरा। उसने देखा कि बी के गोडाउन में क्या लगी हुई है, आग लगी हुई है। तो उसने बेटा बी को तो नहीं बताया, उसने उसने कहा बी को बताऊंगा, बी आएगा, समय लगेगा, तब तक बहुत नुकसान हो जाएगा। तो उसने खुद क्या करा बेटा, उसने फायर ब्रिगेड को कॉल किया, फायर ब्रिगेड को कॉल किया। ठीक है, अच्छा उसने वाटर का इंतजाम किया बेटा, जब तक फायर ब्रिगेड नहीं आई वाटर का इंतजाम किया, पानी वगैरह डाला, ऊपर आपको सैंड वगैरह छिड़का, है ना बेटा। मतलब हर पॉसिबल हर पॉसिबल स्टेप लिया ए ने टू एक्सटिंग्विश फायर। तो स्टेप्स टेकन बाय ए टू एक्सटिंग्विश फायर, टू एक्सटिंग्विश फायर, स्टेप्स टेकन बाय ए टू एक्सटिंग्विश फायर। तो ए ने बेटा अपने तरफ से बहुत स्टेप्स लिए फायर को बुझाने के लिए, और बेटा ए के इसी एफर्ट की वजह से ना वो फायर बुझ गई, और बी का नुकसान तो हुआ लेकिन बहुत कम नुकसान हुआ एज कंपेयर टू वो नुकसान जो होता अगर ए ये स्टेप्स ना लेता। बेटा बी को करोड़ों करोड़ों का नुकसान हो सकता था अगर ए ने ये स्टेप्स ना लिए होते। ए के इन स्टेप्स को लेने की वजह से बी का नुकसान बेटा कंपैरेटिवली बहुत कम हुआ। बात बताओ, समझ आई सबको? अब क्या हुआ, ध्यान से जरा सुनना बेटा। अब क्या हुआ, अब बेटा बी को पता चला, सुनो, बी को पता चला बेटा कि ऐसे ऐसे मेरे गोडाउन में आग लगी थी, वहां से मेरा दोस्त ए गुजर रहा था और उसने फायर को बुझाने में मदद करी, और उसके एफर्ट की वजह से जो नुकसान करोड़ों में हो सकता था वो अब बहुत कम हुआ। तो बेटा बी बहुत खुश हुआ ए से, और बी ने ए को कहा यार देख, वैसे तो हमारी दोस्ती के बीच में देख यार पैसा नहीं आना चाहिए, लेकिन 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 क्योंकि तूने मेरा करोड़ों का नुकसान होने से बचाया है, तो मैं बेटा तुझे अपने दिल से मैं तुझे कुछ रिवॉर्ड देना चाहता हूं। तो लिखो, आई प्रॉमिस टू पे ₹1 लाख टू यू फॉर फॉर पास्ट, यहां चलो ये मत लिखो, 2 मिनट। आई प्रॉमिस टू पे यू ₹1 लाख एज अ रिवॉर्ड, एज अ रिवॉर्ड। तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए का इनाम देने का वादा करता हूं बेटा। अभी तो नहीं है मेरे पास 1 लाख रुपए, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं तुझे इनाम दूंगा। बात समझ आई?
ये प्रॉमिस बेटा उसने किससे कर डाला, ए से ये प्रॉमिस उसने कर डाला। लिखो बेटा। मेरे ख्याल से केस समझ आए बच्चे, अब ध्यान से सुनना। देखो इसमें ना बेटे कंफ्यूजन मत रखना, जरा सुनना, ये आपको ना याद आएगा बेटा थोड़ा सा। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि बी ने ए से प्रॉमिस किया है कि वो उसे 1 लाख रुपए देगा एज अ रिवॉर्ड। तो मैं आपसे बेटा जानना चाहता हूं कुछ बातें। क्या? सुनना, मैं आपसे जानना चाहता हूं ये अग्रीमेंट जो बी ने ए के साथ किया है, क्या इस अग्रीमेंट में कंसिडरेशन प्रेजेंट है या नहीं? मुझे बेटा जानना है, क्या इस अग्रीमेंट में कंसिडरेशन प्रेजेंट है या नहीं? वॉट डू यू मीन बाय कंसिडरेशन? समथिंग इन रिटर्न। तो चलो आप मुझे बताओगे बेटा। बी ए को 1 लाख रुपए दे रहा है, बी ए को 1 लाख रुपए दे रहा है इन रिटर्न, बदले में बताओ बी को ए से क्या मिला? बात समझ आई? बी ए को 1 लाख रुपए इनाम के दे रहा है, मैं जानना चाहता हूं बदले में बी को ए से क्या मिला? आप सबका जवाब, जहां तक मुझे लगता है आप सबका जवाब होगा, आप सबका जवाब होगा कि सर ए ने बी के स्टॉक को फायर से बचाया, तो ये बी के लिए क्या हो गया? कंसिडरेशन। भाई इन रिटर्न बी को क्या मिला? बी को ए की दोस्ती मिली, बी को ए का एफर्ट मिला जो उसने लिया फायर को बुझाने के लिए। बात समझो, मैं दोबारा बोल रहा हूं। बी ने ए को वादा करा कि मैं तुझे 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूं बी को ए से क्या मिल रहा है बेटा? बी को ए से क्या मिल रहा है? आप कहोगे कि सर बी को ए से पता है क्या मिला? बी ने ए को बी सॉरी ए ने बी के स्टॉक को फायर से डिस्ट्रॉय होने से बचाया, तो दैट एफर्ट टेकन बाय ए इज अ कंसिडरेशन फॉर बी। तो आप कहोगे ये जो है ना स्टेप्स टेकन टू एक्सटिंग्विश फायर, ये हैं कंसिडरेशन फॉर बी। बेटा सोच के बताओ, सबका जवाब यही है कि ये बी का कंसिडरेशन है? सोचो, मैं आपको टाइम देता हूं, सोचो और मुझे सोच के बताओ क्या आपको लगता है ये बी का कंसिडरेशन है? सोचो, टेक योर टाइम। क्या आपको लगता है कि ये स्टेप्स टेकन बाय ए टू एक्सटिंग्विश फायर इज अ कंसिडरेशन फॉर बी? मैं बोलूं बेटा? द आंसर इज नो, दिस इज नॉट कंसिडरेशन फॉर बी। क्यों सर? कोई बता सकता है मेरे को क्यों ये कंसिडरेशन क्यों नहीं है? तो बेटा उसके लिए आपको कंसिडरेशन की जो डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी वो आपको याद रखनी पड़ेगी। और कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या थी? पहला पार्ट क्या था? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। बात समझना, क्या था इसका मतलब? आप आप मेरे लिए जो करोगे वो मेरी इच्छा से करोगे, आप मेरे लिए जो करोगे वो मेरी मर्जी से करोगे, आप मेरे लिए जो करोगे वो मेरी रजामंदी से करोगे, मेरी इच्छा उसमें होनी चाहिए। अब बताओ बेटा, ये जो स्टेप्स ए ने लिए थे बेटा, क्या ये स्टेप्स ए ने बी के कहने पे लिए थे, बी की मर्जी से लिए थे, बी की इच्छा से लिए थे बेटा? नहीं, इट वॉज अ, याद करो वर्ड बोला था मैंने, इट वॉज अ वॉलेंट्री एक्ट ऑन पार्ट ऑफ ए। ये स्टेप्स ए ने अपनी मर्जी से लिए थे इंसानियत के तहत।
अपनी दोस्ती के तहत, ये स्टेप्स उसने किसी के कहने पे नहीं लिए थे, और क्योंकि इन स्टेप्स को लेने में बी की मर्जी इन्वॉल्व नहीं थी, देयरफॉर बेटा इसे कंसिडरेशन माना नहीं जा सकता। बात बताओ, ये बात समझ आई बेटा सबको? तो यही वो कह रहा है, कॉम्पनसेशन। अच्छा, हमारे वाले केस में बताओ बेटा एक बार, बी ए को बेटा कितने रुपए का कॉम्पनसेशन दे रहा है? 1 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दे रहा है, रिवॉर्ड दे रहा है फॉर, क्यों दे रहा है बेटा वो रिवॉर्ड? फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज, फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज, फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। और यहां पर बताओ वॉलेंट्री सर्विसेज क्या थी जो ए ने बी को दी थी? टू एक्सटिंग्विश फायर। इट वॉज अ वॉलेंट्री एक्ट ऑन पार्ट ऑफ ए। तो बेटा इसे कंसिडरेशन माना नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बी की इच्छा इन्वॉल्व नहीं है ना, बी की मर्जी से थोड़ी ना आपने आग बुझाई थी, बी के कहने पे बुझाई थी? नहीं बेटा, ये ए ने अपनी मर्जी से, अपनी दोस्ती के तहत, इंसानियत के तहत ए ने किया था। मतलब ये ए के पार्ट पे बेटा एक वॉलेंट्री एक्ट था, और वॉलेंट्री एक्ट को कंसिडरेशन माना ही नहीं जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या कहते हो बेटा? अब क्या इस अग्रीमेंट में कंसिडरेशन है? नहीं बेटा, क्योंकि वॉलेंट्री एक्ट डन बाय ए कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन। तो मैं रीजन लिख देता हूं, सिंस वॉलेंट्री एक्ट ऑफ ए कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन। वॉलेंट्री एक्ट्स को बेटा कंसिडरेशन माना नहीं जाता है। वॉलेंट्री एक्ट ऑफ ए कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन। तो ये बताओ, ऑल्दो इस अग्रीमेंट में बेटा कंसिडरेशन नहीं है, फिर भी बेटा इस अग्रीमेंट को क्या माना गया है? वैलिड माना गया है, एक्सेप्शन में कवर्ड है बेटा। ऑल्दो देयर इज नो अग्रीमेंट, फिर भी, ऑल्दो देयर इज नो कंसिडरेशन, सॉरी, ऑल्दो देयर इज नो कंसिडरेशन, फिर भी इस अग्रीमेंट को बेटा क्या माना जाएगा? वैलिड। तो मेरे ख्याल से बच्चे पूरा केस ये वाला क्लियर हुआ। चलो कॉपी कर लो इसे, बाकी बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। समझ आया बेटा? दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करें हैं, बाकी जो हैं वो छोटे छोटे हैं, वो हम कल करेंगे। 2 पॉइंट्स आज करें एक्सेप्शन में, नेचुरल लव एंड अफेक्शन एंड कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस डिस्कस कर रहे हैं बेटा। चलो कर लिया सबने कॉपी? चलो बच्चे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू।